हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ एस के डिग्रवाल और आज अपन डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन के अंदर अपन देखें, डार्क रिएक्शन जो है उनमें से C3 साइकिल जो है उस C3 साइकिल के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के जो भी टॉपिक CSIR से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को आपको जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहे। और भी जो भी स्टूडेंट जो MSc में है और BSc में है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी सब्जेक्ट में जो बॉटनी से रिलेटेड हैं वो टॉपिक में यूज में आएगा, तो वो भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स को मिल सके जिनको इस प्रकार के टॉपिक की आवश्यकता हो। तो अभी अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अपन देखें केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले अपन देखें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो केवल प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स वगैरह के अंदर देखने को मिलती हो। ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, या उनके अंदर देखने को मिलती हो। और ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें अपने कहें CO2 मॉलिक्यूल और वाटर, लाइट की प्रेजेंस या लाइट को यूज में लेते हुए शुगर का फॉर्मेशन करते हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसमें दो प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है। फर्स्ट लाइट रिएक्शन, सेकंड डार्क रिएक्शन। इनमें से जो लाइट रिएक्शन है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में, ग्रेनम कहें या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहें, उसके अंदर होता है। इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट बनते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। एक तो ATP, एक NADPH2। तो दो कंपोनेंट एनर्जी की जो फॉर्म है, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं प्लांट जो है वो डायरेक्ट शुगर का फॉर्मेशन ना करके लाइट रिएक्शन की प्रेजेंस में लाइट को यूज में लेते हुए सबसे पहले क्या बनाता है? एनर्जी या एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे ATP और NADPH2। इन मॉलिक्यूल्स को यूज में लेते हुए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को जोड़ते हुए क्या बनाता है? शुगर का फॉर्मेशन करता है। इसमें बनी हुई एनर्जी इस पाथवे के अंदर क्या होती है? यूज आती है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा? डार्क रिएक्शन। इसका मतलब दो प्रकार की कंडीशन है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बनने वाली जो एनर्जी है ATP और NADPH2 वो यूज में आते हैं डार्क रिएक्शन में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? शुगर का फॉर्मेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब डार्क रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, अपन बात करें डायरेक्ट डार्क रिएक्शन की, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की जो कुछ टॉपिक हैं, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपन डाल रहे हैं। केल्विन साइकिल की डिमांड है तो केल्विन साइकिल अपन डाल रहे हैं। तो आगे अपन केल्विन साइकिल देखें कि केल्विन साइकिल के बारे में कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या क्या होता है। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो वो इसके नाम से भी है, केल्विन साइकिल है। तो इसकी डिस्कवरी जो है वो मेल्विन केल्विन
एंड एंडी बेंसन ने की थी। डार्क रिएक्शन जो है ये होती कहाँ पे है? तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा या मैट्रिक्स जो पार्ट है, स्ट्रोमा पार्ट या मैट्रिक्स जो पार्ट है उसके अंदर देखने को मिलता है। जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ पे बताई थी मैंने आपको? लाइट रिएक्शन बताई थी आपको ग्रेनम के अंदर या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये लाइट रिएक्शन है, मतलब डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में नीड किसकी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट नीड है एनर्जी की। तो एनर्जी मैंने बताया कहाँ से आती है? लाइट रिएक्शन से। एटीपी और NADPHT ये आते कहाँ से हैं? फ्रॉम लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस। इसके अलावा इसमें अपन देखें और नीड क्या होता है? एक एंजाइम होता है, रूबिस्को एंजाइम। इसकी जो रूबिस्को एंजाइम है जिसे अपन क्या कहते हैं? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ये इसकी जो एंजाइम है ये अपन कहें किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। इसमें अपन देखा जाए प्लांट्स में मैक्सिमम एंजाइम, मैक्सिमम प्रोटीन कहें या मैक्सिमम एंजाइम कहें प्लांट्स में, वो देखने को मिलती है रूबिस्को। अब रूबिस्को अगर अपन कहें प्लांट्स में मैक्सिमम मात्रा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है या एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो अपन ये भी कर सकते हैं लार्जेस्ट अमाउंट ऑन अर्थ। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो अर्थ या यूनिवर्स में सबसे अधिक पाई जाती हो? तो भी वो कौन सी आ जाएगी? रूबिस्को। अर्थ पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन और अधिक एंजाइम पाए जाने वाला रूबिस्को होता है, क्योंकि प्लांट्स में सबसे अधिक पाया जाता है रूबिस्को। और ओवरऑल देखा जाए तो प्लांट्स जितने भी हैं सभी प्लांट्स को अपन देखा जाए तो ओवरऑल अपन कहेंगे अर्थ पर मैक्सिमम जो पाई जाने वाली प्रोटीन है वो कौन सी होगी? रूबिस्को होगी। आगे अपन देखें, रूबिस्को जो एंजाइम है ये 2 प्रकार की सब यूनिट से मिलकर बना हुआ एक एंजाइम होता है। एक तो स्मॉल सब यूनिट प्लस एक लार्ज सब यूनिट। जिसमें इनमें से अपन कहें टोटल जो सब यूनिट है वो कितनी होती है? 16 सब यूनिट। 16 सब यूनिट से बना होता है, जिनमें से अपन कहें स्मॉल 8 सब यूनिट और ये भी 8 सब यूनिट। इनमें से इन स्मॉल सब यूनिट का जो फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है वो तो होता है क्लोरोप्लास्ट। सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। जबकि जो लार्ज सब यूनिट है उनका सिंथेसिस होता है
इन न्यूक्लियस। इसका मतलब रूबिस्को का जो फॉर्मेशन है वो 2 सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें स्मॉल सब यूनिट है वो की जाती है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, लार्ज सब यूनिट की सिंथेसिस की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा। और कितने कितने सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं? 8 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। टोटल 16 सब यूनिट्स के मिलकर बना होता है। इसमें 2 प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है। दो प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है। एक तो कार्बोक्सिलेशन, मतलब C3 साइकिल या कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन। और सेकंड कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेशन या फिर अपन कहें रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन। तो इसमें एक तो कार्बन डाई फिक्सेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर फोटो रेस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो सकता है। यहाँ पर अपन कहें यहाँ पर CO2 के साथ बाइंड हो और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है। ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी है वो CO2 के कंपेयर कैसी होती है? हाई होती है। कई बार पूछा जाता है कि बाइंडिंग एफिनिटी किसकी होती है? इसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है। जैसे ही मिड डे के अंदर अपने कहें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन क्या करती है? रूबिस्को के साथ आकर बाइंड होने लगती है। और कौन सी प्रोसेस चलने लगती है? डार्क रिएक्शन के बजाय फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फोटो रेस्पायरेशन जो हो मिड डे के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती हो। तो उस टाइम पर CO2 इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन और वहाँ पर पाथवे डार्क रिएक्शन बंद हो जाएगा और कौन सा चलना स्टार्ट हो जाएगा? फोटो रेस्पायरेशन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। ये जो डार्क रिएक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। थ्री स्टेप्स। सबसे पहला आ जाएगा कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड आ जाएगा रिडक्शन और थर्ड आ जाएगा रीजनरेशन। इसमें से सबसे पहली जो स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर रूबिस्को के साथ में क्या बाइंड होता है? CO2 बाइंड विथ रूबिस्को। यहाँ पे रिडक्शन होता है जिसमें ATP प्लस यूज्ड। और थर्ड रिएक्शन है रीजनरेशन, जिसमें जो यूज आया था फर्स्ट राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट यहाँ पे वापस से किसका फॉर्मेशन होगा? एक तो जो प्रोडक्ट है शुगर है उसका फॉर्मेशन होगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। उसके अलावा वापस से राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा डिफरेंट शुगर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और 7 कार्बन। ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें सभी प्रकार की शुगर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक। तो ये जो स्टेप्स थी, अपन फर्स्ट स्टेप देखते हैं कार्बोक्सिलेशन।
जैसे अपन साइकिल बना के देखें, फर्स्ट स्टेप में जैसे सबसे पहले आपके पास कंपोनेंट है ये राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। यहाँ पर अपने पास में जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, RUBP। RUBP सबसे पहले अपने पास एक कंपोनेंट है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किए 3 मॉलिक्यूल से। कितने कार्बन हो गए, यहाँ पर कार्बन जो संख्या है वो कितने हो जाएंगे, 15 कार्बन। इस 15 कार्बन के साथ आके बाइंड हुए। इसमें एक कंडीशन है, जितने आप ये मॉलिक्यूल लेते हो राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर कितने लिए हैं, 3 कार्बन लिए हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 15 कार्बन, और ये 3 कार्बन। यहाँ पर आ जाएंगे अपने पास 80 कार्बन। अब 80 कार्बन के इनमें से मिलने के कारण से अपन ये कहें 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल है, सपोज ये, जैसे 1 2 3 2 5, ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इनमें सब में एक एक कार्बन आकर यहाँ पर बाइंड हो गया, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये बाइंड हो गए। अब ये कितने कितने कार्बन के हो गए, 6 कार्बन। ये कार्बन के हो गए 6 कार्बन के, और मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, 18 कार्बन। 18 कार्बन में से ये जो मॉलिक्यूल बनता है, जो कंपोनेंट बनता है, ये शुगर बनता है, वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। और अपने यहां से अपन कहें 3 कार्बन के अंदर ये टूट जाता है। यहां पर अपन कहें 1 2 3 4 5, यहां से ऐसे अपन इसको ऐसे बना लें, 6 कार्बन के हो गए, इस प्रकार से। ये अपने पास में एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ये क्या करता है, अपने 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाता है, और ये बनाता है थ्री फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, 2 में टूटेंगे ये, मतलब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये। टोटल कार्बन कितने अपने पास, 18 कार्बन है, तो मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, इंटू 6 18। तो ये 18 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब इसमें ये तो स्टेप थी, यहाँ से लेकर ये स्टेप कौन सी थी, फर्स्ट स्टेप, कौन सी, कार्बोक्सिलेशन। अब सेकेंड स्टेप कौन सी, इसमें रिडक्शन है। रिडक्शन जो स्टेप है, सबसे पहले यहाँ पे अपन देखें
3 फॉस्फोग्लिसरेट है, इस पे सबसे पहले एक फॉस्फेट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो फॉस्फेट ट्रांसफ़र किया जाएगा 6 ATP के द्वारा, क्योंकि 6 कार्बन लेके चल रहे हैं अपन, मतलब 6 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, तो 6 क्या है, ये ATP बाइंड होंगे। यहाँ पर 6 ADP निकल जाएंगे और ये बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। यहाँ पे जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कौन सी आ जाएगी, 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एक्टिविटी आती है, काइनेज एक्टिविटी आती है। सेकेंड इसकी जो स्टेप है, उस स्टेप में 6 मॉलिक्यूल H2 किस में कन्वर्ट होते हैं, NADPH में कन्वर्ट होते हैं, NADP में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर ये रिडक्शन होता है जिसके कारण से जो 1,3 और एक इसके अंदर से जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कितने मॉलिक्यूल चल रहे हैं यहाँ पर, 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल चल रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल में से एक एक फॉस्फेट निकलेगा, तो यहाँ पर 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा। अब ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्री फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड, 3 फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है दोनों यहाँ तक की, ये स्टेप आ जाएगी सेकंड, जिसे अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब स्टेप आएगी अपनी थर्ड। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हो गए। इसका मतलब अपन कहें कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 18 कार्बन चल रहे हैं, 18 कार्बन चल रहे हैं। इस 18 कार्बन में से अब अपन निकालें, जैसे एक मॉलिक्यूल निकाल दें अपन यहाँ, किसका, PgAl, मतलब 3 कार्बन। अब कितने कार्बन बच गए, 15 कार्बन, 18 थे, 18 में से आपने 3 कार्बन इधर निकाल दिए हैं, तो 18 में से अपने पास कितने बचे हैं, 15 कार्बन रिमेनिंग है। तो यहाँ पर इनमें से इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि कुछ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये जो जितने भी रिमेनिंग 15 कार्बन है, वो 15 कार्बन अपन ने कहाँ से लिए थे, यहाँ से लिए थे। कितने, 15 कार्बन ये यहाँ से लिए थे। तो इनको जनरेट करते हुए अपने कहाँ तक पहुँचाने हैं, जो 15 कार्बन आपने जो उधार लिए थे वापस से वहीं आपको पहुँचाने हैं। क्योंकि 3 कार्बन का जो बेनिफिट था, अपने बेनिफिट कितने का होना चाहिए, 3 कार्बन का होना चाहिए। तो 3 कार्बन आपने यहाँ से लिए थे, तो 3 कार्बन यहाँ निकाल दिया आपने। तो बेनिफिट जो थे वो तो 3 कार्बन ये आ गए ना अपने पास। अब अपने को क्या करना है, जो उधार आपने 15 कार्बन के जो मॉलिक्यूल लिए थे, 3 कार्बन लिए थे, वापस से मतलब 3 मॉलिक्यूल जो लिए थे वापस से अपने को रीजनरेट करके यहाँ पर पहुँचाना है। जैसे ही अब अपन देखें इसमें, अब इसी पाथवे को आप समझें, कितने कार्बन से, 6 कार्बन से, मतलब 6 मॉलिक्यूल से। यहाँ आपने कितने मॉलिक्यूल लिए, 6 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कितने हुए, 5 30 कार्बन।
30 कार्बन हो गए। मैंने आपको पहले बताया था जितने इनकी संख्या लोगे आप उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ऐड कर दो 6 कार्बन। कितने कार्बन लिए आपने? कार्बन भी 6 लिए। और राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट कितने लिए? 6 लिए। अब कितने कार्बन हो गए टोटल? 30 और 6 36। तो यहाँ पर जो कार्बन आ जाएंगे वो आ जाएंगे 36 कार्बन। 36 कार्बन के जो मॉलिक्यूल बने हैं वो क्या है? अनस्टेबल है। और ये टूटेंगे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। तो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे तो 36 में कितने बन जाएंगे? 12 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पर। 12 तिये 36। तो यहाँ पर आ जाएंगे 36 कार्बन, 36 कार्बन। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी कितने पाथवे हैं? 12 मॉलिक्यूल हैं। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। और संख्या कितनी कार्बन की? 36। यहाँ तक भी सेम रहेंगे। संख्या कितनी है? 36। इस प्रकार से। अब अगर मैंने यहाँ जब 3 कार्बन लिए थे तो 3 निकाले थे कार्बन, 6 कार्बन लिए हैं तो यहाँ पर मैं एक और निकाल दूंगा यहाँ से। तीन कार्बन, 3 और 3 ये कितने हो गए? 6 कार्बन। ये दोनों जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? 6 कार्बन का ग्लूकोज। अपने पास में कितने बच गए? अब वापस से 30 कार्बन बच गए। और लिए कितने थे अपन ने? 30 कार्बन लिए थे और 30 कार्बन ही वहाँ पर वापस पहुँच गए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं यहाँ पर अपने कितने लिए हैं? यहाँ पर अपन ने 6 कार्बन से स्टार्ट किया है तो ये 6 कार्बन। यहाँ पर कितने पाथवे चलेंगे? अब यहाँ पर चलेंगे 12 और यहाँ पर भी कितने चलेंगे? 12 चलेंगे। यहाँ पर भी 12 चलेंगे। अब ये जो पाथवे है इन पाथवे के आगे अपन बढ़ा के देखें। अपने जो बेनिफिट लेना था 6 कार्बन से, यहाँ पर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का बेनिफिट है वो अपन ने यहाँ पर ले लिया है। आगे अपन देखें इन दोनों का जो फॉर्मेशन है ये मिलके क्या बनाएंगे? फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। सेम इसी प्रकार से एक अदर मॉलिक्यूल निकलेगा। कौन सा? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और यहाँ पे कितने हैं? ये 6 कार्बन तो ये हैं और 3 कार्बन ये हैं। ये दोनों आपस में इस प्रकार से दिखाएं अपन। यहाँ पर कितने कार्बन हो गए? 6 3 9 कार्बन हो गए। 9 कार्बन जो है वो वापस से ब्रेक डाउन हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर और यहाँ पर बनाएंगे एक तो बन जाएगा 4 कार्बन का इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और एक बन जाएगा 5 कार्बन का जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। एक ये बन जाएगा। इसके अलावा अपन देखें एक PgAl
और आ गया, क्योंकि कितने हैं अपने पास में 12 में से अपने पास टोटल कितने थे 12 थे, 12 में से अपन ने निकाल लिए 2, कितने बचे 10, तो 10 अपने को लेके आने हैं यहाँ तक। अब ये जो कंपोनेंट है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 7 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे अपन कहते हैं स्यूडोहेप्टालोज 1,7 बिसफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल बना लिया इसने। अब अपन देखें एक अगर अपन और एक मॉलिक्यूल और लेके आए इस प्रकार से, कौन सा PgAl, ये कार्बन तो अपने पास फिक्स है 5 कार्बन का, ये मॉलिक्यूल तो इसमें जा ही सकता है डायरेक्ट ही। अब यहाँ पर अपन देखें 3 कार्बन और ये 7 कार्बन, ये हो गए 10 कार्बन। 10 कार्बन का मॉलिक्यूल होता नहीं है शुगर, तो यहाँ पर 5 कार्बन और यहाँ पर भी 5 कार्बन। अब ये 5 कार्बन दोनों टूट जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट और यहाँ पे बन जाएगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अब अपने पास में एक ये बन गया यहाँ पर जाइलोज 5 फॉस्फेट, कितने 5 कार्बन, ये 5 कार्बन का और ये भी कितने मॉलिक्यूल बन गए अपने पास में, यहाँ पर बन गए 3। ये अपने इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टार्ट किया है इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक एक जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा जब यहाँ से अपन कितने लेंगे 3 कंपोनेंट लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, तब तो एक एक बनेगा। और जब 6 लिए इनकी संख्या डबल की है तो इनकी भी संख्या ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये कितने बन जाएंगे 6। तो यहाँ से इस प्रकार से ये कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा ये बनेगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ये क्या बनेगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अपन ने क्या लिया था उधार, अपन ने लिए थे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसका मतलब जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या चाहिए ATP चाहिए, और यहाँ पर ATP कितनी आएगी 6 मॉलिक्यूल है ये, तो 6 मॉलिक्यूल है तो 6 ATP, और ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। यहाँ से ही स्टार्ट किया था, यहीं वापस आ गए अपन। तो इसका मतलब अब इसमें अपन देखें कि जो एनर्जी है वो कितनी यूज में आती है, तो यहाँ पर ये है 6 6 12, यहाँ पर एनर्जी अपन ने चेंज नहीं की, 12 पाथवे चल रहे हैं, 12 पाथवे 12 ATP, और यहाँ पर भी 12 है और ये भी 12 है और यहाँ पर 6। तो ओवरऑल अपन देखें तो इसमें जो एनर्जी है वो कितनी यूज में आती है 12 है ये और 6 ये, 18 तो ATP और 12 है NADPH2। ये इसका क्या है एक एनर्जी प्रोडक्शन का एक या एनर्जी यूज का जो है वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, कि इतनी एनर्जी को यूज में लेते हुए ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं। तो कई बार पूछा भी जाता है, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सा बनता है कि एक ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए कितनी एनर्जी यूज में आती है, तो अपन समझ सकते हैं यहाँ पर तो 12 ATP और यहाँ पर 12 NADPH2 और इसको रिचार्ज करने के लिए 6 ATP, जिसके कारण से टोटल तो बन जाएगी 18 ATP और 12
NADPH2। इस प्रकार से ये साइकिल जो है अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें कैसे कैसे यूज में आते हैं। इसके अलावा अगर 6 कार्बन के लिए अपन बात करें तो इसमें 12 है। वाटर का मॉलिक्यूल, कई बार ये भी पूछा जाता है वाटर के मॉलिक्यूल कितने यूज में आते हैं, तो इसमें 12 वाटर के मॉलिक्यूल यूज में लिए जाते हैं। इस प्रकार से ये अपना साइकिल होता है। इसके अलावा जो रुबिस्को की एक्टिविटी है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेंसिटिव होता है, कंट्रोल किया जाता है। एक्टिविटी लाइट, CO2, ऑक्सीजन, pH, मैग्नीशियम आयन, इन सभी के प्रति ये कैसा होता है, एक्टिविटी शो करता है। एक पर्टिकुलर pH, जैसे इसकी पर्टिकुलर pH जो है ये 8 pH के ऊपर ही अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है। तो इसकी एक ऑप्टिमम pH होनी चाहिए, मैग्नीशियम आयन होने चाहिए, CO2 की कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो डिपेंड करता ही है कौन सा पाथवे चलेगा, और लाइट की कितनी प्रेजेंस है, हाई इंटेंसिटी है या कम इंटेंसिटी है। हाई इंटेंसिटी होगी तो ऑक्सीजन बाइंड होगी, कम इंटेंसिटी तो CO2 बाइंड होगी। तो ये इसको सभी एक फैक्टर है वो इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इस प्रकार से ये जो केल्विन साइकिल है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। फिर भी किसी प्रकार के अगर आपको डाउट है कि किसी भी कार्बन संख्या मिस्टेक है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए किसी प्रकार के। और आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स जो देखते हैं वो कमेंट ज़रूर करके बताइए आपका रेस्पॉन्स किस प्रकार का है और अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाएं। तो और जो भी स्टूडेंट्स MSc में प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।